दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में मुल्ला नसरुद्दीन नई मजेदार कहानी हिंदी। दोस्तों, रात हो गई थी और मुल्ला नसरुद्दीन को इसी क्षण का इंतजार था। वह अपने कक्ष से मिट्टी की एक सुराही लेकर बाहर निकला और सीढ़ियां उतरकर दबे पांव हरम के पहरेदारों तक जा पहुंचा। वह देखो, एक सितारा और टूटा। एक मोटा पहरेदार सिपाही बोला, यदि तुम कहते हो कि सितारे टूटकर जमीन पर गिरते हैं तो वे जमीन पर पड़े दिखाई क्यों नहीं देते? वे शायद समुद्र में गिर जाते हों, दूसरे ने कहा। तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने टोका, ऐ सिपाहियों, ख्वाजासरा पहरेदार हिजड़े को बुलाओ, मैं अमीर की नई रखैल के लिए दवा लाया हूं। खबर मिलते ही ख्वाजासरा दौड़ता हुआ आया। उसने बड़ी ही सावधानी से सुराही थाम ली। उसमें सफेद खड़िया का पानी था। मुल्ला नसरुद्दीन ख्वाजासरा को बड़ी बारीकी से इस दवा की सेवन विधि समझाने लगा। तभी मोटा तुंदियल सिपाही बोला, ए परम गुणी मौलाना हुसैन, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, कृपया ये बताएं कि ये सितारे टूटकर कहाँ चले जाते हैं? मुल्ला नसरुद्दीन के सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, वह मजाक का वक्त और मौका निकाल ही लेता था। उसने उसने बड़ी बड़ी गंभीरता से उन्हें बताया, ये सितारे, मेरे बच्चों, ये सितारे टूटकर जमीन पर गिरते हैं और छोटे छोटे चांदी के सिक्कों में तब्दील हो जाते हैं। सुबह भिखारी लोग इन्हें बटोर लेते हैं। इस प्रकार मैंने बहुत से लोगों को अमीर बनते देखा है। सिपाही आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन उन्हें बेवकूफ बनाकर आगे बढ़ गया। उसे इस बात का बिल्कुल पता न था कि यह मूर्खतापूर्ण तुक्का भविष्य में उसके लिए बड़ा ही कारगर साबित होने वाला है। वह अपनी मीनार पर चला गया। करीब आधी रात को वह अपनी मीनार से फिर नीचे उतरा और दबे पांव अमीर के शयनकक्ष की ओर बढ़ने लगा। उसका विचार था कि पहरेदार अब तक सो गए होंगे, मगर ऐसा नहीं था। कक्ष के करीब जाने पर उसे कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दीं। काश, एक पहरेदार कह रहा था, काश यहाँ भी कोई सितारा टूटकर गिर जाता तो हम भी अमीर बन जाते। भाई, मुझे तो इस बात में कुछ दम नजर नहीं आता। अरे भाई, विश्वास कर, बगदाद के आलिम ने यही कहा था। उनका इल्म बहुत गहरा है, क्या इतनी सी बात के लिए वे गलत कहेंगे? बात तो ठीक है। उनकी बातें सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में तुरंत एक विचार कौंधा। हालांकि पहले उसे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया था कि बेवकूफ किस अहमकाना बात को लेकर अपनी रात खराब कर रहे हैं, मगर अब उसने आसमान की ओर देखा, तभी एक सितारा टूटा और तेजी से नीचे गिरने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर पहरेदारों की ओर उछाल दिया। कुछ सुना तुमने? हाँ, सुना तो, पहले पहरेदार ने कांपती आवाज में पूछा। तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने दूसरा सिक्का फेंका। दोनों पहरेदारों ने पलटकर उस ओर देखा, फिर झपटकर उसे कब्जाने के लिए पेट के बल उस पर लेट गया। दूसरा दूसरे सिक्के की ओर लपका। इस मौके का भरपूर फायदा उठाया मुल्ला नसरुद्दीन ने। उसने एक मुट्ठी सिक्के वहां से कुछ आगे की ओर उछाल दिए। वे दोनों उस ओर लपके। कुछ पलों बाद ही वह सही सलामत मीनार पर स्थित अपने कक्ष में था। उसके कमरे की खिड़की से एक रस्सा महल के पिछवाड़े की ओर लटका था। उसने गुलजान को समझाया कि उसे क्या करना है, मगर इतनी ऊंचाई से गुलजान घबराई। घबराओ मत गुलजान, कुछ नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उसने गुलजान को रस्सी के सहारे उतार दिया। हामफती कामपति गुलजान नीचे उतरने लगी और जब उसके पांव जमीन पर टिक गए तो मुल्ला नसरुद्दीन ने खिड़की पर आधा झुककर फुसफुसाया, जाओ गुलजान, वहीं जाना जहां मैंने तुम्हें बताया है। गुलजान तेजी से एक ओर भाग गई।
दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दो दोस्तों प्रतीक्षा की घड़ियां जल्दी ही समाप्त हो गईं और वह घड़ी आ पहुंची जब मुल्ला नसरुद्दीन को अमीर के हरम में घुसने का हसीन मौका मिल गया। गुलजान को एक नजर देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही थीं। हरम के मुख्य द्वार तक आते आते मुल्ला नसरुद्दीन ने रास्ते का पूरा नक्शा अपने दिमाग में बैठा लिया था। पूरे रास्ते में सख्त पहरा था। हिजरा उन्हें लेकर एक कमरे में आया। कमरे के बीचों बीच एक पर्दा लटक रहा था। उस बेशकीमती पर्दे के पीछे गुलजान एक नर्म बिस्तर पर बैठी थी। जीने पर्दे के पार उदास और गुमसुम बैठी गुलजान को मुल्ला नसरुद्दीन साफ साफ देख रहा था। अपनी प्यारी गुलजान को देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के सीने में हुक सी उठी और उसका दिल चाहा कि पर्दा हटाकर अंदर घुसे और अपनी गुलजान को सीने से लगा ले, मगर चाहकर भी वह ऐसा न कर सका। किसी प्रकार उसने अपने पर काबू पाया और धीरे से गुलजान को पुकारा। गुलजान! उसकी आवाज सुनते ही गुलजान के मुख से हैरत और दहशत भरी चीख निकल पड़ी। मुल्ला नसरुद्दीन को आशंका हुई कि घबराहट में कहीं गुलजान उसे असली नाम से न पुकार बैठे। आठ बड़ी जल्दी से वह बोला, मेरा नाम मौलाना हुसैन है। मैं नया हकीम नजूमी और आलिम हूँ और अमीर की खिदमत के लिए बगदाद से आया हूँ। तुम समझ रही हो न गुलजान? मैं बोलते बोलते वह रुका और अमीर की तरफ पलटा। शायद यह मेरी आवाज सुनकर डर गई है। हो सकता है कि अमीर आजम की गैर मौजूदगी में इस हिजड़े ने इसके साथ कोई बदसलूकी की हो। अमीर ने क्रोधित नजरों से हिजड़े को घूरा। हिजड़ा कांपता हुआ जमीन तक झुक गया। दहशत के मारे एक शब्द भी उसके हलक से न फूटा। ए गुलजान! मुल्ला नसरुद्दीन पुनः गुलजान से मुखातिब हुआ। तुम्हारे सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना चाहिए। मैं हर परेशानी, मुसीबत और रोग पर काबू पा सकता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन की आवाज वह लाखों में पहचान सकती थी। यह जानकर कि मुल्ला नसरुद्दीन उस तक आ पहुंचा है, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, मगर सावधान भी थी। वह जानती थी कि उसकी कोई भी गलत हरकत मुल्ला नसरुद्दीन का सिर कलम करवा सकती है। आंख बड़ी बारीक और धीमी आवाज में वह बोली, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। मैं आपको जानती हूँ तथा आपका विश्वास करती हूँ। ए गुलजान! तुम जरा मुझे अपना हाथ दिखाओ, ताकि मैं तुम्हारे नाखूनों के रंग से तुम्हारी बीमारी का कारण जान सकूं। धीरे से रेशम का पर्दा हिला और रुई जैसा नाजुक हाथ बाहर आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने धीरे से गुलजान का हाथ थाम लिया। सिर्फ उसका हाथ दबाकर ही सांकेतिक भाषा में वह अपने दिल की बात कह सकता है। वह जानता था कि जब उसने उसका हाथ दबाया तो धीरे से गुलजान ने भी उसका हाथ दबा दिया। मुल्ला नसरुद्दीन के दिल में हुक्सी उठी। वह कोई और भी हरकत कर सकता था यदि अमीर उसके कंधे पर न झुका होता। वह बड़े गौर से एक एक हरकत देख रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन को अपने कंधे पर उसके सांस लेने की सरसराहट स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसकी छोटी उंगली पकड़ ली और गौर से उसका नाखून देखने लगा। उसने चिंतित दृष्टि से अमीर की ओर देखा और गुलजान से पूछा, कहाँ दर्द है गुलजान? दिल में। वह एक लंबी सांस लेकर बोली, मेरा दिल गम और चाहत से लबरेज है। तुम्हारे गम का कारण क्या है? मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उससे जुदा हूँ। मैं मुल्ला नसरुद्दीन ने अमीर के कान में कहा, यह अमीर आजम की जुदाई बीमार है। यह सुनते ही अमीर का चेहरा खिल उठा। गुलजान पुनः बोली, जिसे मैं दिलोजान से चाहती हूँ वह मुझसे जुदा है। मुझे लगता है कि मेरा प्यार मेरे बिल्कुल करीब है, लेकिन न तो मैं उसे गले ही लगा सकती हूँ और न ही प्यार कर सकती हूँ। हाय! न जाने वह मुबारक घड़ी कब आएगी जब वह प्यार से मुझे अपने गले लगाएगा।
मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरा आश्चर्य जाहिर किया, या अल्लाह! इतने थोड़े समय में ही शहंशाह ने इनके दिल पर कैसा जादू कर दिया है। वल्लाह, मरहबा। यह सुनकर अमीर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह एक जगह खड़े नहीं हो पा रहे थे, बल्कि आस्तीन में मुंह छिपाए पागलों की भांति खींखी करके हंस रहे थे। अमीर की हरकतें देखकर पर्दे के पीछे बैठी गुलजान बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। मुल्ला नसरुद्दीन ने पुनः उसे सांकेतिक भाषा में समझाना शुरू किया, गुलजान, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं तुम्हें प्रत्येक खतरे से बचा लूंगा। फिलहाल तो अमीरे आजम तुम्हारे करीब नहीं आ सकेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें आगाह कर दिया है कि सितारों का आदेश है कि वे किसी औरत का नकाब न उल्टे। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी खुशी का दिन निकट ही है। सितारे धीरे धीरे अपना अंदाज बदल रहे हैं। तुम समझ रही हो न गुलजान? सितारे शीघ्र ही मुबारक होंगे और तुम अपने प्यारे, अपने सपनों के शहजादे की बाहों में होगी। मैं जिस रोज तुम्हें दवा भेजूंगा, उससे अगले रोज तुम्हारी खुशी का दिन होगा। हाँ, दवा पीने के अगले रोज तुम तैयार रहना अपने दामन में खुशियां भरने के लिए। गुलजान से यह खुशी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वह कभी रोती कभी हंसती। वह बोली, शुक्रिया या ए मौलाना हुसैन। आपका लाख लाख शुक्रिया ए हकीम मौलाना हुसैन। मैं समझ गई कि मेरा प्यार मेरे बिल्कुल नजदीक है। मुझे लगता है कि उसके और मेरे दिल की धड़कनें एक हो गई हैं। मैं उसके बिना नहीं रह सकूंगी। और फिर उसे समझा बुझाकर मुल्ला नसरुद्दीन और अमीर हरम से वापस लौट आए। दरबार में आकर अमीर ने सोने के सिक्कों से भरी थैलियां मुल्ला को भेंट की। फिर मुल्ला नसरुद्दीन अपने आवास की ओर बढ़ गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बूढ़ा मौलाना हुसैन घुटनों के बल बैठकर बुरी तरह रोने लगा और अमीर से दोनों हाथ उठाकर रहम की भीख मांगने लगा। इस काफिर को खड़ा करो, अमीर ने आदेश दिया। अमीर का आदेश सुनते ही सिपाहियों ने उसे बाजुओं से पकड़कर खड़ा कर दिया। लेकिन इससे पहले कि अमीर कुछ कह पाते कि अरसला बेग अपने स्थान से आगे बढ़ा और सिर झुकाकर बोला, अमीरे आजम, कोई भी हुक्म सुनाने से पहले इस वफादार गुलाम की चंद बातें सुनने की मेहरबानी अता फरमाएं। क्या कहना चाहते हो शहंशाह आलम? ये नाचीज गुलाम कहना चाहता है कि ये शख्स मुल्ला नसरुद्दीन नहीं है। ये तो बूढ़ा है, जबकि मुल्ला नसरुद्दीन एकदम जवान है। उसकी उम्र 30-35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये लोग तो किसी को भी मुल्ला नसरुद्दीन समझ बैठते हैं, इनाम के लालच में। यह सुनकर सिपाहियों में निराशा छा गई। वे सब इनाम पाने के लालच में थे, मगर अरसला बेग ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। तब बूढ़े ने कांपते स्वर में कहा, मैं अमीरे आजम के महल के लिए बगदाद से रवाना हुआ और सीधा यहाँ आ रहा था। रास्ते में मेरी मुलाकात एक अजनबी व्यक्ति से हुई। उसने मुझे बताया कि बुखारा में पहुंचते ही मेरा सिर कलम कर दिया जाएगा। मेरा सिर काट डालने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मैंने भय के कारण वेश बदलकर निकल भागने का मन बना लिया। अमीर के चेहरे पर एक अजीब किस्म की मुस्कान उभर आई। ऐसा लगा मानो वह सब कुछ समझ गए हों। अच्छा, तो तुम्हारी मुलाकात एक अजनबी व्यक्ति से हुई और तुमने उसका विश्वास भी कर लिया। यह किस्सा तो बड़ा अजीब है। और हम तुम्हारा सिर भला क्यों कलम करवा लेते? क्योंकि कहा गया था कि मैंने खुलेआम ऐलान किया है कि मैं अमीरे आजम के हरम मधुस में घुस जाऊंगा। लेकिन खुदा गवाह है मेरे आका, मेरे दिमाग में तो ऐसा विचार आया ही नहीं। मैं तो इतना बूढ़ा व कमजोर हो चुका हूं कि मैंने काफी दिन पहले ही औरतों से अपने संबंध खत्म कर दिए। हमारे हरम में घुस जाओगे? अमीर ने होंठ भींचते हुए कहा।
उनके चेहरे के भावों से स्पष्ट था कि बूढ़े पर उनका शक बढ़ता ही जा रहा है। अमीर इस बार फिर गुर्राए, तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं बगदाद का रहने वाला आलिम हकीम मौलाना हुसैन हूँ। अमीर आजम के आदेश पर मैं बुखारा आया हूँ। तह तुम मौलाना हुसैन? अमीर ने अत्यधिक आश्चर्य जाहिर किया। तुम्हारा नाम मौलाना हुसैन है? झूठ, एकदम झूठ, सफेद झूठ है। चालबाज बूढ़े, तुझे झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। हुजूर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं ही मौलाना हुसैन हूँ। तुम बिल्कुल ही झूठ बोलते हो। यह रहा मौलाना हुसैन। इसके साथ ही अमीर ने मुल्ला नसरुद्दीन की ओर संकेत किया। मुल्ला नसरुद्दीन फौरन आगे आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन को देखते ही वह बूढ़ा सहमकर पीछे हट गया। फिर एकाएक ही जोर से चीखा, हाँ हाँ, यही है वह आदमी, मेरे आका। इसी ने मुझे सिर कटने व हरम में घुसने वाली बात कही थी। अमीर फौरन मुल्ला नसरुद्दीन की ओर पलटे। यह क्या हो रहा है? मौलाना हुसैन? मौलाना हुसैन तो मैं हूँ, यह नंकली है। इसने मेरा नाम चुरा लिया है। बस यही एक बात बूढ़ा मौलाना गलत कह गया। इस एक बात ने मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग की खिड़की दरवाजे खोल दिए। वह फौरन अमीर की ओर पलटकर बोला, अमीरे आजम, मेरी गुस्ताखी माफ हो, लेकिन इसकी बेशर्मी भी वास्तव में हद हद से गुजर गई है। अभी तो इसने यही कहा है कि 5 मैंने इसका नाम चुरा लिया है। अभी ये कहेगा कि मैंने इसके कपड़े चुरा लिए हैं। हाँ हाँ, यह पोशाक भी मेरी है। और शायद यह साफा, ये पटका, ये कमरबंद। मेरा ख्याल है कि ये सब चीजें भी आपकी ही हैं, जो कि मैंने चुरा ली हैं। हाँ हाँ, ये सब चीजें मेरी हैं। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कराते हुए अमीर की ओर पलटा। जहांपना, आप खुद ही देख लें कि यह बूढ़ा कितना झूठा और मक्कार है। अमीर ने सहमति में सिर हिलाया। अमीर आजम, अभी कुछ देर बाद यह कहने लगेगा कि बुखारा का अमीर आजम है। ऐसे नापाक इरादे वाला गिरी हुई जलील हरकत कर सकता है इस पाक शहर मनुष्य कोई भी? तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है मौलाना हुसैन, वाकई यह बड़ा खतरनाक है। मुझे इसकी नीयत पर शक है। हमारी राय में तो इसका सिर फौरन ही धड़ से अलग कर दिया जाना चाहिए। यह सुनते ही आलिम चेहरा छिपाकर रोने लगा। किंतु मुल्ला नसरुद्दीन ऐसा नहीं चाहता था। वह तो जानता था कि यह बूढ़ा निर्दोष है और किसी निर्दोष को वह इस प्रकार नहीं मरने देना चाहता था, भले ही वह अपने छल प्रपंच से लोगों को ठगता रहा हो। वह बोला, अमीरे आजम, मेरी बात सुनने की मेहरबानी फरमाएं। इसका सिर तो बाद में भी काट लिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसके मरने से पहले इसका नाम, पता तथा इसके और कौन कौन से साथी यहां आए हुए हैं, यह सब पता लगा लिया जाए। हो सकता है कि ये कोई जादूगर हो और आपको कोई शारीरिक या रूहानी नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता हो। ठीक है मौलाना, जैसा तुम मुनासिब समझो करो, अमीर बोले, लेकिन यह बदमाश भागने न पाए। यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैं जान की बाजी लगाकर भी यह जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा मेरे आका। और फिर लगभग आधा घंटा बाद अमीर के विद्वान शिरोमणि तथा प्रधान ज्योतिषी मुल्ला नसरुद्दीन उर्फ मौलाना हुसैन को नए मकान में पहुंचा दिया गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस बूढ़े को ऊंची मीनार नुमा मकान के एक कमरे में डाल दिया, फिर बाहर से ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 दोस्तों सेठ रोशन अली के घर एक उत्सव का आयोजन था। उस उत्सव के बाद सामूहिक भोज था। रोशन अली ने भोज के लिए शहर के सभी नामी गिरामी लोगों को न्योता भेजा था। न्योता मुल्ला नसीरुद्दीन को भी भेजा गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन को इस तरह के किसी भी आमंत्रण से कोई प्रसन्नता नहीं होती।
वह यह समझता था कि लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए उसे अपने यहाँ दावत पर बुलाते हैं कि वे समाज को दिखला सकें कि देखो मुल्ला नसीरुद्दीन जैसा बुलंद दिमाग इंसान भी मेरे घर आता है। वैसे मुल्ला नसीरुद्दीन खुद को बुलंद दिमाग इंसान मानता हो, ऐसी बात भी नहीं थी। उसके जितने भी हैरतंगेज कारनामे थे वे अनायास ही घटित हो गए थे। मुल्ला नसीरुद्दीन जब कभी भी अपने में झांककर खुद को पहचानने की कोशिश करता तो पाता कि वह एक विवश इंसान है जिसे प्रतिदिन अपना और अपनी पत्नी के भोजन के लिए मजदूरी करनी होती है, और हर रात वह यह सोचते हुए सोता था कि कल यदि मजदूरी के लिए कोई काम नहीं मिला तब। मुल्ला की पत्नी को जब मालूम हुआ कि सेठ रोशन अली के घर से मुल्ला नसीरुद्दीन को न्योता मिला है तब वह बहुत खुश हुई और मुल्ला के लिए रेशमी जरीदार शेरवानी, साटनी चूड़ीदार पाजामा, रेशमी टोपी और नक्काशीदार जूती निकाल दी। मगर भोज के दिन मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह से ही अपने दरवाजे के पास की खाली जमीन में सब्जियों के पौधे लगाने में व्यस्त हो गया। भोज का उसे ख्याल ही नहीं रहा। अचानक उसकी बेगम को ही याद आया कि आज तो मुल्ला को सेठ रोशन अली के घर भोजन करने जाना था। वह रसोई से निकली और दरवाजे पर आकर उसने मुल्ला को याद दिलाया, कैसे हो तुम? किसी काम में लग जाओ तो तुम्हें दीन दुनिया का भी अतापता नहीं रहता। आज तुम्हें सेठ रोशन अली के घर भोज खाने जाना है। हाँ हाँ, याद है मुझे। बस 2 पौधे बच गए हैं, उन्हें लगाकर निकल जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम से कहा। बेगम फिर रसोई में चली गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूरी तन्मयता से 2 पौधे और रोपे, फिर हाथ की मिट्टी झड़ता हुआ उठा और अपने गधे को खोला। जिस हाल में मुल्ला था उसी हाल में निकल गया सेठ रोशन अली के घर जाने के लिए। जब गधा आधा रास्ता तय कर चुका तब मुल्ला को याद आया कि उसने आज स्नान नहीं किया। बेगम ने उसके लिए शानदार लिबास निकाल कर रखा था कि जब मुल्ला सेठ रोशन अली के घर जाएगा तो इन्हें पहन लेगा, मगर मुल्ला ने वे कपड़े भी नहीं पहने थे। गधा दौड़ता हुआ मुल्ला अजीब लग रहा था। उसके हाथों में मिट्टी लगी थी, कपड़े मिट्टी सने थे, दाढ़ी और बाल में धूल अंटा पड़ा था। मुल्ला नसीरुद्दीन की नजर अपने पाजामे पर गई। पाजामा गंदा तो था ही, उस पर कई जगह पैबंद भी लगे थे। मुल्ला अब थोड़ा संकुचित हुआ। उसे लगा कि किसी भोज में शामिल होने जाने का उसका तरीका लोकस्तरीय नहीं है, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचने के साथ ही उसका गधा सेठ रोशन अली के दरवाजे पर पहुंच चुका था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गधे को एक पेड़ से बांध दिया और यह सोचता हुआ वह सेठ रोशन अली के घर की ओर जाने लगा कि बेख्याली में वह जिस हाल में था उसी हाल में रोशन अली के घर चला आया। खैर, अब भविष्य में वह इस बात का ख्याल रखेगा कि जब कभी भी वह किसी के घर जाए तो अपने को साफ सुथरा करके ढंग के कपड़े अवश्य पहने हों। ऐसा सोचते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन जब सेठ रोशन अली के घर में प्रवेश करने लगा तो दरवाजे पर खड़े दरबान ने उसे रोक लिया। अरे रे रे रे, कहाँ घुसे जा रहे हो? दूर हटो, बाहर इंतजार करो। भोज खत्म होने पर तुम्हें भी कुछ खाने को मिलेगा। अभी दूर हटो, दरबान ने डंडा उठाकर उसे दूर रहने का इशारा करते हुए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दरबान को बताया, मैं सेठ रोशन अली का मेहमान हूँ। मुझे सेठ ने आमंत्रण पत्रा भेजकर खास तौर से बुलाया है। मगर दरबान उसे देखकर हंस पड़ा, तू और सेठ रोशन अली का मेहमान? जा भाई जा, अपना काम कर। तुझ जैसों को रोशन अली का आमंत्रण पत्रा मिलने लगे तो फिर कहना ही क्या। दरबान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को धक्का देकर सेठ के दरवाजे से दूर धकेल दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने स्थान से उठा और अपने गधे के पास आ गया। उसने गधे को खोला और उस पर बैठ गया तथा गधे को अपने घर की तरफ सरपट दौड़ाने लगा। घर पहुंचकर उसने स्नान किया, चूड़ीदार पाजामा और शेरवानी पहनी, नक्काशीदार जूती पहनी,
रेशमी टोपी सिर पर डाली और फिर गधे पर बैठकर सेठ रोशन अली के घर पहुंचा। दरबान ने उसे देखकर झुककर सलाम किया और दरवाजे से हटकर उसके लिए जगह बनाई। रोशन अली सेठ ने दूर से ही मुल्ला नसीरुद्दीन को देखकर पहचान लिया और दौड़ता हुआ उसकी अगवानी के लिए आया। मुल्ला को झुककर सलाम किया और फिर उसका दामन थामकर उस जगह ले गया जहां पर अतिविशिष्ट लोगों के बैठने की जगह बनी हुई थी। सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने पास बैठाया और अपनी निगरानी में उसके लिए भोजन परोसवाया। मुल्ला नसीरुद्दीन भोजन परोसे जाने के बाद खामोशी से भोजन की तरफ देखता रहा, फिर अपनी टोपी उतारकर भोजन की थाली के सामने रख दी। फिर कहा, ले टोपी तू खा ले। फिर उसने अपनी शेरवानी उतारी और थाल के पास शेरवानी रखते हुए कहा, ले शेरवानी तू खा ले। सेठ रोशन अली आश्चर्य से मुल्ला नसीरुद्दीन को देख रहा था। उसे इतनी बात अवश्य समझ में आ गई थी कि कहीं कोई चूक हुई है, जिसके कारण मुल्ला नसीरुद्दीन ऐसी हरकत कर रहे हैं, जबकि वहां पर बैठे अन्य अतिथि यह समझ रहे थे कि मुल्ला नसीरुद्दीन का दिमाग खराब हो गया है। कहीं टोपी और शेरवानी भी भोजन करते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब पाजामा खोलने के लिए इजारबंद को पकड़ा, तब सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसीरुद्दीन का हाथ पकड़ लिया। क्या बात है मुल्ला नसीरुद्दीन, आप किस बात से खफा हैं? कुछ मुझे भी तो बताए। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। बात क्या रहेगी सेठ रोशन अली? मैं कोई बड़ा आदमी तो हूं नहीं। इस तरह के भोज में आने जाने का शऊर तो मुझ में है ही नहीं। आज सुबह मैं अपनी सब्जी की बगिया में घुस गया और पौधे लगाने के काम में लग गया। मेरी बेगम ने मुझे याद दिलाया कि सेठ रोशन अली साहब के घर से न्योता है। मैं हाथ का काम निपटाकर यह सोचकर तुरंत चल पड़ा कि बड़े लोगों के घर से यदि बुलावा हो तो समय का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इसलिए न तो मैंने चेहरा धोया, न हाथ धोए और न ही कपड़े बदले। जब मैं आपके दरवाजे पर आया तब आपके दरबान ने मुझे रोक दिया। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं यहाँ आमंत्रित अतिथि हैं। सेठ रोशन अली ने मुझे खास ताकीद की है कि मैं अवश्य आऊं और भोज में शिरकत करूं, मगर दरबान ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और फकीरों की पांत में खड़ा हो जाने के लिए कहा। मैं लौटकर अपने घर गया, नहा धोकर ये कपड़े पहने और आपके दरवाजे पर आया तो मेरा गर्मजोशी से स्वागत हुआ। आपने बढ़कर मेरी अगवानी की। इससे ही मुझे समझ में आया कि इस दावत में मेरी नहीं, मेरे कपड़ों की प्रतिष्ठा है। इसीलिए मैं बारी बारी से अपने कपड़े उतारकर उन्हें दावत का लुत्फ उठाने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सेठ रोशन अली से कहा। सेठ रोशन अली ने दरबान के व्यवहार पर मुल्ला नसीरुद्दीन से खेद जताया और उसे आश्वस्त किया कि दावत उसे ही दी गई है, उसके कपड़ों को नहीं। सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला साहब, हम जानते हैं कि आप हमारे शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप दुनियावी बातों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आप जिस लिबास में भी रहें, हमारे लिए आदरणीय हैं। मैं अपने दरबान के व्यवहार से लज्जित हूं। हमें माफ कर दें। सेठ रोशन अली की मुलायमियत से कही गई बातें सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन का गुस्सा जाता रहा और वह दावत का मजा लेने के लिए बैठ गया। सेठ रोशन अली ने खुद परोस कर मुल्ला नसीरुद्दीन को भोजन कराया। मुल्ला नसीरुद्दीन खूब तृप्त होकर सेठ रोशन अली के घर से अपने घर वापस आया। 6 मुल्ला की लिखावट नई मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन की अपने गांव में बड़ी ख्याति थी। उसे लोग विद्वान मानते थे। मुल्ला कितना पढ़ा लिखा था यह कोई नहीं जानता था, मगर उसकी हाजिर जवाबी के कायल थे उसके गांव के लोग। बचपन में मदरसे से गायब रहने के लाख बहाने होते थे उसके पास। मदरसे के मौलवी के प्रश्नों का जिस कुशलता से उत्तर देकर वह कक्षा से गायब रहने का दंड भुगतने से बच जाता था,
उसकी दूसरी मिसाल खोजने से भी नहीं मिलेगी। बस अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण वह बचपन में ही होनहार मान लिया गया था और उसी के बूते जवानी में विद्वान कहा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन पढ़ता लिखता न भी हो मगर पढ़ने लिखने वाला दिखता अवश्य था। उसकी नुकीली दाढ़ी और नोकदार टोपी उसके बुद्धिजीवी होने की गवाही देते थे। बचपन से ही वह बुद्धिबल के सहारे जीता रहा। गांव में उसकी साख ऐसी हो गई कि अगर किसी को वृद्धि की बातें समझने की जरूरत होती या किसी उलझन से निकलने के लिए तरकीब की जरूरत होती तो वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आ जाता और वह भी बड़े सूफियाना अंदाज में समस्याओं का निदान सुझा देता। भोले भाले ग्रामीणों को इस बात से मतलब नहीं था कि कितना पढ़ा है। उन्हें जरूरत तो केवल इस बात की थी कि वक्त जरूरत उनकी समस्याओं का निदान बताता रहे। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धि और ज्ञान की प्रसिद्धि ऐसी थी कि अगर किसी से पूछा जाता कि इस गांव में सबसे विद्वान कौन तो जवाब मिलता मुल्ला नसीरुद्दीन। और यदि यह पूछा जाता सबसे बुद्धिमान कौन तब भी जवाब होता मुल्ला नसीरुद्दीन। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे पर बैठा कुछ पुश्तैनी दस्तावेज देख रहा था। तभी उसके पास गांव का एक बुजुर्ग आदमी आया। उस बुजुर्ग को आया देख मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, क्यों सुभान दादा, कैसे आए? घर में तो सब ठीक ठाक है न? मेरी दादी जी कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। घर में अमन चैन है। तुम्हारी दादी जी भी ठीक हैं। मगर अब बूढ़ी हड्डियों का क्या कहना? अभी ठीक हैं। तो ठीक हैं, 2 पल के बाद क्या होगा कौन जाने, बुजुर्ग ने कहा। कहिए सुभान दादा, आपकी क्या खिदमत करूं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने शालीनतापूर्वक सुभान दादा से पूछा। खिदमत क्या करोगे बेटा, बस एक खत मेरे कलीमुल्लाह के नाम लिख दो। वह आबुधाबी गया हुआ है कमाने। यहाँ घर की जरूरतें पूरी कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। किसी तरह उसने आबुधाबी जाने का रास्ता तैयार किया और वहाँ काम करने चला गया। मजदूरी यहाँ भी करता था और वहाँ भी करता है। अंतर बस यह है कि अब उसे तनख्वाह अच्छी मिल जाती है। 1.5 साल हुए उसे वहाँ गए। तब से हर महीने उसका भेजा पैसा हमें मिल जाता है मगर कुशलक्षेम नहीं मिलता। कभी वह हमें अपने बारे में 2 हर्फ नहीं लिखता। मन बेचैन हो जाता है। तू एक बढ़िया सा खत लिख दे। ऐसा खत जिसमें यहाँ का हाल समाचार तो लिख ही दे कि सब राजी खुशी है, और बाद में यह जरूर लिख देना कि उसके लिए हमारा दिल हमेशा बेचैन रहता है। एक बार आकर अपने अब्बू अम्मी से मिल जाओ। हम लोग तो पेड़ में लगे पके फल की तरह हैं, न जाने कब टपक जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें बहुत मुतमईन होकर सुनी। जब बुजुर्ग का बोलना रुका तब वह बहुत शांत स्वर में बोला, दादा, तुम्हारे लिए चिट्ठी तो मैं लिख दूंगा मगर फायदा क्या? मुझे आबूधाबी तो अभी जाना ही नहीं है। हाँ बेटा, मैं जानता है कि तुम्हें आबूधाबी नहीं जाना है। मैं तो चाहता हूं कि तुम चिट्ठी लिख दो। ऐसी चिट्ठी जिसमें बड़े माँ बाप की अपने बेटे से मिलने की आरजू हो, जिसे पढ़ते ही मेरा बेटा हमसे मिलने के लिए तड़प उठे। रही बात खत भेजने की, तो मेरे पड़ोसी जुम्नू का बेटा भी आबूधाबी जा रहा है। वहां एक कारखाने में उसे कपड़ा काटने का काम मिल गया है। मैं उसी के हाथ से खत भिजवा दूंगा, बुजुर्ग ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें सुनने के बाद फिर कहा, लेकिन सुभान दा, खत पढ़ने के लिए तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। यदि खत मैंने लिखा तो दूसरा पढ़ेगा कौन? अरे बेटा, मेरा कलीमुल्लाह खुद पढ़ा लिखा और बेहद समझदार नौजवान है। तुम बस खत लिख दो, मैं जुम्नू के बेटे के हाथ से वह खत भेज दूंगा। वह खुद पढ़ लेगा तुम्हारा लिखा खत।
सुभान दादा ने मुल्ला नसीरुद्दीन की चिरौरी सी करते हुए कहा। अरे सुभान दा, मैं जानता हूं तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा और होनहार है। मुझे उसके पढ़े लिखे होने पर जरा भी संदेह नहीं है। मजबूरी यह है कि मेरा लिखा कुछ ऐसा होता है कि दूसरे उसे पढ़ ही नहीं सकते। अपना लिखा केवल खुद मैं पढ़ सकता हूं। इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं कि यदि मैंने खत लिखा तो उसे पढ़ने के लिए मुझे ही अबू धाबी जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और फिलहाल मुझे अबू धाबी जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुभान दादा से कहा और फिर गंभीरता से अपने पुश्तैनी दस्तावेज देखने लगा। वह बुजुर्ग कुछ देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन के पास खड़ा रहा, फिर बुदबुदाता हुआ वहां से चल दिया कि ऐसी लिखावट का फायदा ही क्या जिसे दूसरा पढ़ ही नहीं सके। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ मुल्ला की सीख मजेदार स्टोरी। मुल्ला नसीरुद्दीन का हर काम लाजवाब होता था। उसने एक बार अपने घर के कामकाज के लिए एक नौकर रखा। नौकर रखने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा यह नौकर अभी से अपने काम के प्रति सतर्क रहे, यह जरूरी है। जरूरी यह भी है कि यह मुस्तैदी से काम करे और अपने काम के प्रति कभी लापरवाह नहीं हो। वह सोचने लगा ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे यह नौकर आज से अभी इसी वक्त से ऐसा हो जाए कि इससे कभी कोई गलती न हो। सोचते सोचते मुल्ला को कुछ ख्याल आया और उसने फौरन नौकर को बुलाया। नौकर सकुचाता हुआ उसके पास आया तो उसने कहा, देखो, सामने मिट्टी का घड़ा रखा है। उस घड़े में पानी भरकर ले आओ। आदेश मिलते ही नौकर घड़ा लेने के लिए मुड़ा। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अबे ठहर, पहले मेरी बात अच्छी तरह सुन ले। मुझे काम में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होती। मुल्ला यह बात बहुत तैश में बोल रहा था। उसके बोलने का ढंग ऐसा था मानो नौकर ने कोई गलती कर दी हो। गुस्से से तिलमिलाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर से कहा, खबरदार, यदि घड़ा फूटा तो तेरा सिर फोड़ दूंगा, समझा, गधा कहीं का। इतना कहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अभी नौकर ने घड़ा हुआ भी नहीं था और उसके फूटने के एवज में उसके गाल पर तमाचा पड़ चुका था। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि किस कसूर की सजा उसे मालिक ने दी है। उसने सोचा, इस सिरफिरे आदमी के पास काम करना तो मुश्किल है, मगर वह जरूरतमंद था इसलिए काम छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता था। उसने सहमते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, मगर मालिक, मैंने तो अभी घड़ा हुआ भी नहीं है। आखिर आपने मुझे क्यों मारा? अबे मूर्ख, मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर से कहा, मैं भी जानता हूं कि घड़ा सही सलामत है। मैं तो तुम्हें यह बता रहा था कि तुम्हारी लापरवाही के कारण कोई चूक हो जाए तब तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाएगा। तू ही बता, जब घड़ा टूट ही जाता तब तुम्हें सजा देकर मुझे क्या हासिल होता? तुम्हें सजा देने से तो यह घड़ा फिर से काम का नहीं हो जाता न, इसलिए पहले ही थप्पड़ का स्वाद चखाकर तुम्हें सावधान कर दिया है कि यदि तुमसे कोई चूक हुई तो तुम्हें किस अंजाम से गुजरना होगा। और सुन ले नामुराद, अब मुझे मालूम हो चुका है कि भले ही तुमसे कैसी भी गलती हो जाए, मगर तुमसे कभी भी और कहीं भी मिट्टी का घड़ा नहीं टूटेगा। जाओ, जाकर पानी लाओ। बेचारा नौकर मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर देखे बगैर सीधे घड़े के पास पहुंचा और घड़े को इस सतर्कता से उठाया मानो वह संसार की सबसे बेशकीमती चीज उठा रहा हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, लड़ाई लगभग शांत हो चुकी थी। अधिकांश नागरिक अपने अपने घरों में जा चुके थे। सैनिक बाजार के चप्पे चप्पे पर फैल चुके थे। बहुत से लोग गिरफ्तार हुए थे। अधिकांश बाजार बंद हो चुका था।
इक्का दुक्का छोटी मोटी दुकानें ही खुली हुई थीं। उधर अमीर ने दरबार की आपातकालीन सभा बुलाई हुई थी। मरघट जैसा सन्नाटा सभा में छाया हुआ था। हर छोटा बड़ा अधिकारी वहां मौजूद था, मगर सभी के चेहरों पर डर, दहशत और आशंका के साए लहरा रहे थे। अमीर अपने शानदार तख्त के सामने पीठ पर दोनों हाथ बांधे बड़ी बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। एक और प्रधानमंत्री बख्तियार और अरसला बेग खड़े थे। उन दोनों के चेहरों पर फटकार सी बरस रही थी। दिल ही दिल में वे मुल्ला नसरुद्दीन को करोड़ों गालियां बक चुके थे, इसके बावजूद भी गालियों का सिलसिला जारी था। एकाएक अमीर रुके और सब पर एक दृष्टि डालकर बोले, यहाँ जो भी कुछ हुआ या हो रहा है, सब आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों की क्या राय है? इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए, यह सवाल हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। सब मौन थे, कोई कुछ न बोला। सब सिर झुकाए बैठे रहे। उन्हें खामोश देखकर एकाएक अमीर की मुखमुद्रा बदल गई। उनके चेहरे पर भूकंप के से भाव दिखाई देने लगे। अब तो कई लोगों की जुबानें तालू से जा लगीं, हलक सूख गए। सबसे बुरा हाल बख्तियार और अरसला बेग का था। मुल्क में अमन चैन का पूरा दारोमदार उन्हीं पर था। मगर इससे पहले कि अमीर कोई सख्त हुक्म जारी करते कि एक कर्मचारी उनके सम्मुख हाजिर हुआ और बोला, आका का इकबाल बुलंद रहे। महल के फाटक पर एक अजनबी आया हुआ है, जो खुद को बगदाद का आलिम मौलाना हुसैन बताता है। उसका कहना है कि मौलाना हुसैन अमीर ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही हुक्म दंदनाया, उन्हें अदब के साथ भीतर लाया जाए। कर्मचारी चला गया। अमीर के चेहरे का तनाव तेजी से कम होने लगा। उनके चेहरे पर विश्वास के ऐसे चिन्ह दिखाई देने लगे, मानो अब उनकी सारी परेशानियां दूर होने वाली हों। कुछ देर बाद आलिम मौलाना हुसैन लगभग दौड़ता हुआ दरबार में आया। ऐ मेरे आका, इस जगत के चांद सूरज, दुनिया के सरताज, अमीर आजम, यह गुलाम आपके लिए दुआ करता हुआ रात दिन सफर करके एक बड़े खतरे से आगाह करने आया है। अमीर, मुझे बताएं कि क्या आजकल कोई नई औरत आपके जीवन में आई है या आने वाली है? क्या अमीर उससे मिले हैं? क्या कहा औरत? अमीर ने तख्त पर बैठे बैठे बेचैनी से पहलू बदला। हाँ, एक औरत लाई तो गई है, मगर हम अभी उससे मिले नहीं, बल्कि इरादा बना रहे हैं। खुदा का शुक्र है, खुदा का लाख लाख शुक्र है। मुल्ला नसरुद्दीन ने राहत की सांस ली, फिर उठा और दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने विद्वता और गंभीरता का सितारा डूबने से बचा लिया। मैं अमीर आजम को बता देना चाहता हूं कि कल रात सितारों व ग्रहों की स्थिति ऐसी थी जो कि उनके लिए काफी खतरनाक थी। इस नाचीज गुलाम ने, जो कि अमीर के कदमों की धूल चूमने के काबिल भी नहीं, सितारों की चाल देखकर यह पता लगाया है कि जब तक सितारे शुभ घरों में दाखिल न हो जाएं, तब तक अमीर को किसी भी औरत के संपर्क में नहीं आना चाहिए। साथ ही यह भी सच है कि यदि आप ज्योतिष शास्त्र की चेतावनी का अपमान करते हैं, तो आपकी बर्बादी सुनिश्चित है। यह तो अल्लाह का है कि मैं सही समय पर पहुंचकर आपको सावधान कर सका। शुक्र। अमीर ने बीच में ही उसे टोका, तुम कहना क्या चाहते हो मौलाना हुसैन? मुल्ला नसरुद्दीन भी अपनी किस्म के एक ही शख्स थे। पूरे आत्मविश्वास से वह बोलते चले गए, मेरे आका, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं ठीक समय आपको सचेत करने आ पहुंचा हूं। मैं आज के दिन अमीर को किसी औरत को छूने से रोक सका, मेरे आका। मैंने सारी प्रजा को गमगीन होने से बचा लिया। मुल्ला नसरुद्दीन प्रसन्नता और आत्मविश्वास का ऐसा प्रदर्शन कर रहा था कि अमीर को उसकी बात पर विश्वास करना ही पड़ा। जब मुझे अमीर आजम का हुक्म मिला कि मैं उन्हें अशुभ ग्रह नक्षत्रों
के अनिष्टकारी प्रभाव के विषय में सचेत करूं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं जरूरी तैयारियां करके तुरंत ही बुखारा के लिए चल दिया। मैंने चलने से कई दिन पहले अमीर की जन्मपत्री तैयार की और उसी समय से अमीर की खिदमत में जुट गया। कल जैसे ही मैंने खगोल नक्षत्रों की जांच की तो पता चला कि वे अमीर के लिए अशुभ व अनिष्टकारी राशि में हैं। सितारा अलशुला, जो डंक की अलामत है, सितारा अलकल्ब, जो दिल का सूचक है के मुकाबले गर्दिश में है। आगे मैंने 3 सितारे अलगफ, जो कि औरत के नकाब की अलामत हैं, 2 सितारे अलिकलील, जो कि ताज की अलामत हैं, तथा 2 सितारे अशरतान, जो सींग की अलामत हैं, देखे। मुल्ला नसरुद्दीन एक पल के लिए रुका, फिर कई गहरी सांसें लीं और दरबार का जायजा लिया। सभी दम साधे उसकी बकवास सुन रहे थे। वह धारा प्रवाह इस प्रकार बोले जा रहा था मानो बहुत बड़ा आलिम हो। मैंने मंगल को देखा, जो मंगल ग्रह का दिन है, तथा यह दिन शुक्रवार के खिलाफ बड़े लोगों व अजीम शख्सियतों की मौत का सूचक है। अमीरों के लिए बड़ी ही बदशगुनी का प्रतीक है। यह सब बुर्ज और रास देखकर मैं समझ गया कि ताजपोश अमीर की मौत के डंक का खतरा बना रहेगा यदि वह किसी औरत के नकाब को छुएगा। आठ मेरे आका, मैं आपको सावधान करने की गर्ज से फौरन भागा चला आया। मैंने रात दिन दौड़ाकर 2 ऊंट मार डाले, बाद में मैं बाकी रास्ता पैदल तय करके यहाँ पहुंचा हूँ। अमीर अत्यधिक प्रभावित दिखाई देने लगे। वह बोले, मौलाना हुसैन, क्या यह सच है कि माँ दौलत पर इतना भारी खतरा मंडराया हुआ है? क्या यह बात तुम दावे से कह सकते हो? कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? गलती और मुझसे? तौबा तौबा हुजूरे आली। बगदाद से बुखारा तक आप एक भी शख्स ऐसा नहीं गिना सकते जो इलाज करने में या सितारों के विषय में मुझसे ज्यादा जानता हो या जो मेरी बराबरी कर सके। ए अमीर आजम, आप अपने आलिमों से मालूम कर लें कि जन्मपत्री में मैंने सितारों को ठीक ठीक बताया है या नहीं। उनके प्रभाव की खोज ठीक से की है या नहीं? अमीर ने टेढ़ी गर्दन वाले आलिम की ओर देखा। वह बामुश्किल अपने स्थान से उठा और बोला, ज्योतिष विद्या में अद्वितीय मेरे साथी मौलाना हुसैन ने सितारों को सही ही नामांकित किया है। इससे सिद्ध होता है कि इनके इल्म पर संदेह नहीं किया जा सकता। यहाँ तक तो ठीक था, मगर इससे आगे उस टेढ़ी गर्दन वाले ने जो कुछ भी कहा उसमें मुल्ला नसरुद्दीन को बदनीयती और जलन की बू आ रही थी। वह कह रहा था, विद्वता में सर्वोपरि मौलाना हुसैन साहब ने अमीर आजम को चांद की 16वीं मंजिल के विषय में तथा उन राशियों के बारे में क्यों नहीं बताया जिनमें वह मंजिल आती है, क्योंकि कैफियतों के बिना यह कहना व्यर्थ है कि मंगल का दिन अजीम शख्सियतों की मौत का दिन है। इनमें ताजपोश भी शामिल है। मंगल ग्रह की मंजिल एक राशि में है, उरुज दूसरे में, ठहराव तीसरे में तथा उतार चौथे में। इस प्रकार मंगल ग्रह के एक नहीं 4 घर हैं, लेकिन विद्वान मौलाना हुसैन साहब ने एक ही दर्शाया है। अपनी बात कहकर आलिम खतरनाक अंदाज में मुस्कराया। दरबारी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। वे सोच रहे थे कि नया आलिम उलझन में फंस गया है, मगर वे क्या जानते थे कि उनके सामने आलिमों का आलिम मुल्ला नसरुद्दीन खड़ा है, जिसने जीवन में कभी हार मानना नहीं सीखा। वह बिना किसी झिझक या परेशानी के बड़े ही नम्र लहजे में बोला, मेरे विद्वान व होशियार साथी, इनके इस दूसरे क्षेत्र में भले ही आप मुझसे अव्वल जानते हों, लेकिन जहां तक सितारों का सवाल है, उनके शब्दों से साफ जाहिर है कि विद्वान इब्न बज्जा के ज्ञान से वे पूरी तरह नावाकिफ हैं। इब्न बज्जा का दावा है कि मंगल की मंजिल हमल तथा अकबर, मेष व वृश्चिक की राशि में है, उसका उतार कर्क, उरुज मकर व ठहराव तुला राशि में है, लेकिन बहरसूरत वह मंगल का ही है तथा उस पर उसकी वक्र दृष्टि होने से ताजपोशों के लिए अनिष्टकारी व घातक है। इस प्रकार धारा प्रवाह रूप से बोलते वक्त मुल्ला नसरुद्दीन को इस बात की तनिक भी परवाह नहीं थी कि वह सही बोल रहा है या गलत,
वह तो केवल इतना जानता था कि ऐसे मौकों पर बड़बोले और बातूनी लोगों की ही जीत होती है। वह आलिम के साथ भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन आलिम उसकी चुनौती स्वीकार न कर सका। दरबारी उल्टे उसे ही घूरने लगे क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन के धारा प्रवाह बोलने से वे काफी प्रभावित दिखाई दे रहे थे। यदि तुमने सभी सितारों का सही नाम व अनुभव बताया है, एकाएक ही अमीर बोल उठे, और तुम्हारी बात पूरी तरह ठीक है, तो भी हमारी समझ में एक बात नहीं आ भा रही है कि हमारी जन्मपत्री में सितारे अशरतान कहाँ से आ गए जो कि सींगों की अलामत निशानी हैं। मौलाना हुसैन, तुमने वास्तव में ठीक समय पर आकर हमें सचेत किया है, क्योंकि आज सवेरे ही एक जवान लड़की हमारे हरम में लाई गई है। हम उससे मिलने की तैयारी। नहीं मेरे आका, नहीं। एकाएक ही खौफजदा होते हुए मुल्ला नसरुद्दीन चीखा, उसे अपने ख्यालों से ही दूर रख दीजिए। आपके लिए तो उसके बारे में सोचना भी गुनाह है। जिस प्रकार चीखकर असभ्य तरीके से वह अमीर को संबोधित कर रहा था, हालांकि वह दरबारी सभ्यता के विपरीत था, किंतु वह जानता था कि इस प्रकार का नाटक करके ही वह अमीर के अधिक निकट पहुंच सकता है। इसे अमीर के प्रति उसकी वफादारी ही माना जाएगा। इस प्रकार उसने अमीर से उस लड़की को न छूने की पूरी गर्मजोशी से आरजू मिन्नत की। वह बोला, ऐ मेरे अमीरे आजम, मैं चाहता हूं कि मुझे आंसुओं का दरिया बहाना न पड़े और न ही गम का काला लिबास पहनना पड़े। मौलाना हुसैन के इस परामर्श से और परामर्श देने के ढंग से अमीर अत्यधिक प्रभावित दिखाई देने लगे। वह बोले, मौलाना हुसैन, घबराओ मत, तसल्ली रखो, हम अपनी रियाया के दुश्मन नहीं हैं जो हम उसे आंसू बहाने पर मजबूर करें। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने जीवन की पूरी हिफाजत करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन हमारी रियाया की अमानत है। मेरा विश्वास करो कि तुम्हारी सलाह के बिना हम उसका तो क्या, किसी भी औरत का मुंह नहीं देखेंगे। फिर उन्होंने हुक्का गुड़गुड़ाया। उसके बाद हुक्के की नली आलिम की ओर बढ़ा दी। नए आलिम ने सिर झुकाकर तहेदिल से अमीर की इस मेहरबानी को कबूल किया। यह देखकर सभी दरबारी ईर्ष्या से जल उठे। प्रधानमंत्री बख्तियार और सेनापति अरसला बेग तो ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे उन्हें भरे दरबार में नंगा कर दिया गया हो। तभी अमीर ने ऐलान किया, माबदौलत नए आलिम मौलाना हुसैन को अपने राज्य का विद्वान शिरोमणि मुकर्रर करने की मेहरबानी करते हैं। उनकी विद्वता तथा ज्ञान, साथ ही माबदौलत के प्रति वफादारी लोगों के लिए मिसाल है। अमीर बोलते जा रहे थे और दरबार के मुहर्रिर तेजी से रजिस्टरों पर अपनी कलम चला रहे थे। फिर अमीर ने सभी दरबारियों को संबोधित किया, जहां तक तुम लोगों का सवाल है, माबदौलत अपनी सख्त नाराजगी जाहिर करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुल्ला नसरुद्दीन द्वारा फैलाए गए खतरों के अतिरिक्त भी माबदौलत के सिर पर मौत का खतरा मंडरा रहा था, जिसकी तरफ तुम में से किसी ने भी उंगली न उठाई। मौलाना हुसैन, जरा इन मुखों के चेहरे तो देखो, बिल्कुल गधे नजर आते हैं। वास्तव में पूरी दुनिया में किसी भी बादशाह ने ऐसे लापरवाह मंत्री न रखे होंगे। मौका अच्छा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने फौरन आग में घी डाला। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं आलमपना। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि इन मूर्खों के चेहरों पर नेकी और ईमानदारी की झलक भी दिखाई नहीं देती। ये लोग चोर हैं, सबके सब चोर। अमीर ने पूरे आत्मविश्वास और क्रोध से कहा, ये दिन रात हमें लूटते रहते हैं। हमें महल की हर चीज पर नजर रखनी पड़ती है। बादशाह होकर हमें खुद अपनी छोटी छोटी वस्तुओं की हिफाजत करनी पड़ती है। ये लोग अक्सर हमारी कोई न कोई वस्तु गुम कर देते हैं। आज सुबह ही हम अपना रूमाल बाग में भूल आए। मौलाना हुसैन, हमें बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि आधा घंटा भी नहीं लगा इन्हें वह रूमाल गायब करने में। तुम तो समझ ही गए होगे न मौलाना कि आखिर यह गंदी और गिरी हुई हरकत किसने की होगी।
अमीर बोल रहे थे और मुल्ला नसरुद्दीन की पैनी नजरें दरबारियों पर थिरक रही थीं। रुमाल का जिक्र आते ही उसने टेढ़ी गर्दन वाले आलिम को नजरें चुराते देखा। फिर उसने ने बड़ी सफाई से अपने लिबास की दाहिनी जेब दबाई। मुल्ला नसरुद्दीन की पारखी नजरों से उसकी यह हरकत छुप न सकी। वह बड़ी तसल्ली से अपने स्थान से उठा। धीरे धीरे चलता हुआ आलिम के पास पहुंचा। फिर बड़ी सफाई से उसके लिबास की जेब में हाथ डालकर उसने वह रुमाल खींच लिया जो सोने के तारों से कढ़ा हुआ था। अमीरे आजम, क्या इसी रुमाल के खो जाने पर आप दुखी हैं? यह देखकर आश्चर्य और भय के मारे सभी दरबारी सत्ते में आ गए। नया आलिम वास्तव में ही खतरनाक प्रतिद्वंद्वी सिद्ध हो रहा था। यह टेढ़ी गर्दन वाला वही आलिम था जिसने मुल्ला नसरुद्दीन का विरोध किया था और अब पहले ही झटके में मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे तबाह कर दिया। उसका भांडा फूट चुका था। यह सब देखकर भय के मारे सभी अधिकारियों के दिल बैठे जा रहे थे। यह देखकर अमीर गरजकर बोले, वाकई मौलाना हुसैन, वाकई तुम बड़े काम के आदमी हो। अल्लाह गवाह है, यही हमारा रूमाल है। तुम कमाल के आदमी हो मौलाना हुसैन। फिर वह दरबारियों की ओर पलटे, आखिर तुम रंगे हाथों पकड़े ही गए। तुम लोगों ने हमारा बड़ा नुकसान किया है, मगर अब एक धागा भी तुम लोग नहीं चुरा पाओगे। जहां तक इस गंदे चोर का सवाल है, इसके पूरे शरीर के बाल नोचकर इसके तलवों में 100 बेंत मारे जाएं। इसे नंगा करके उल्टा गधे पर बैठाया जाए तथा चोर चोर कहते हुए इसे सारे शहर में घुमाया जाए। बादशाह का हुक्म सुनते ही अरसला बेग ने सैनिकों को इशारा किया। अगले ही पल सिपाहियों ने आलिम को दबोच लिया, फिर धकेलते हुए बाहर ले गए। आलिम बुरी तरह चीख चिल्ला रहा था। बाहर सिपाही उस पर बुरी तरह पिल रहे थे। इस मौके पर जिस किसी सिपाही को उससे कोई खंदक थी, वह बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। कुछ देर बाद जब उसे दरबार में पेश किया गया तो वह बिल्कुल नंगा था तथा उसके शरीर के सारे बाल नुचे हुए थे। वह बड़ा ही भद्दा और कुरूप नजर आ रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लहूलुहान था। ऐसा लगता था कि उसी दाढ़ी और साफे ने ही आज तक उसकी बदकारी और बदनीयती को छिपा रखा था। ऐसी शक्ल वाला व्यक्ति गुंडा, बदमाश और चोर ही हो सकता था। इस पाजी को मेरी नजरों के सामने से दूर करो, इसके साथ वैसा ही सुलूक किया जाए जैसा हमारा हुक्म है। अगले पल सैनिक उसे किसी जानवर की भांति धकियाते हुए बाहर ले गए। अमीर उसके जाने के बाद काफी देर तक नए आलिम से बातें करते रहे। दरबारी शांत भाव से खड़े या बैठे थे। उन सभी के चेहरों पर हवाइयां सी उड़ रही थीं और अब तो वे नए आलिम से नजरें तक मिलाने से कतरा रहे थे। सबसे बुरी हालत प्रधानमंत्री बख्तियार की थी। उसे अपने अधिकार छिनकर नए आलिम के हाथों में जाते दिखाई दे रहे थे और दिल ही दिल में वह उसे शिकस्त देने की नई योजना सोच रहा था। अभी मौलाना हुसैन उर्फ नसरुद्दीन और अमीर के बीच सफर आदि की बातें चल ही रही थीं कि तभी एक पहरेदार दौड़ता हांफता वहां आया और आर चीखते हुए बोला, अमीरे आजम को मालूम हो कि राज्य में अशांति फैलाने वाले मुल्ला नसरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? अमीर उछलकर खड़े हो गए, उसे फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले ही पल कुछ सिपाही एक बूढ़े को घसीटते हुए लाए और तख्त के सामने फर्श पर फेंक दिया। वह था असली मौलाना हुसैन। उसे देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन को सारा दरबार घूमता हुआ प्रतीत होने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।